जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। करंट अफेयर सीरीज का 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज का यह अगला वीडियो है। आइए इकोनॉमी के जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो जनवरी से लेकर जून तक चर्चा में है उन्हें देखते हैं। इसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चलते टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना भारत। भारत ने किसको पछाड़ दिया? चीन को पछाड़ दिया है। और कितना उत्पादन रहा है? तो 150 मिलियन टन उत्पादन रहा है। चीन का 145 रहा है। याद रखना। और चावल की खेती, चावल आपको मालूम होगा खरीफ की फसल है जो गर्म और नम जलवायु में होती है। ठीक है, यह मुख्यतः पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला अगला रहा है एम.एस. साहू कमेटी। इसका संबंध किससे है? तो पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है यानी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में सुनिश्चित वेतन भुगतान के लिए एक नया ढांचा तैयार करने के लिए एम एस साहू समिति का गठन किया। कुल मिला के ये समझिए एम एस साहू समिति का संबंध है पेंशन से संबंधित है। बस इतना याद रखिए। और यदि और डीप में पूछेगा तो इसके पूछ देगा इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 15 सदस्यीय समिति है। इसके अध्यक्ष हैं एम एस साहू और इसका गठन किया है तो प्रिफ्रेडा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसका नोट कर लीजिए। इस समिति का लक्ष्य बाजार जोखिम घटाकर सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित करना। अगला टॉपिक क्या है? अगरवुड। अगरवुड बहुत ही मूल्यवान पेड़ होता है, आपको मालूम होगा सुगंधित पेड़ होता है। तो अगरवुड वैल्यू चेन विकास स्कीम यानी अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम, इसका संबंध किससे है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? त्रिपुरा राज्य में शुरू की है और इसका बजट कितना है? 80 करोड़ रुपए है। ये बात याद रखना। इसका किसने शुभारंभ किया? ये देख लिया आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो नॉर्थ ईस्ट मंत्री भी हैं। ठीक है, अब कुछ बातें अगरवुड की भी आप देख लीजिए। इसका स्थानीय नाम क्या है? उद या गहरू है। ये बहुत ही मूल्यवान पौधा होता है या पौधा क्या कहीं इस पेड़ होता है। यह सुगंधित राल युक्त लकड़ी जो एक्रिलोरिया एक्रिलेरिया वृक्षों में फफूंद संक्रमण से बनती है। ठीक है, इसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में भी किया गया। इसका उपयोग इत्र बनाने में, धूपबत्ती बनाने में, औषधि में, इन सब में किया था अगरवुड। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगरवुड जो है वो किस जलवायु का पौधा। अब कुछ और भी फैक्टर नोट कर लीजिए। अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम यह है मुख्यतः त्रिपुरा, असम और पूर्वोत्तर भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के, जो अगरवुड होता है अगरवुड, यह पूर्वोत्तर भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय, ये देख लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ये बात नोट कीजिए आप। इसका क्या है? सदाबहार वन है, ये सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, और ये साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में आता है। और साइट्स क्या है? साइट्स एक एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जो फोना एंड फ्लोरा के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना साइट्स की 1973 में हुई थी, आपको मालूम होगा। ठीक है, और साइट्स का मुख्यालय कहाँ है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है भारत में नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया। और कौन जारी करता है? इसे मॉस्पी। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में कहें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये जारी करता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष बदल गया है। इसका आधार वर्ष पहले 11-12 था, जो बदलकर 23-24 कर दिया गया है। तो ऐसे ट्रिक होता है, लास्ट में 12 है, 12 का दुगुना 24, तो याद रख लेना। ठीक है, लास्ट में 24 होगा। इसके साथ साथ जीडीपी का भी आधार वर्ष बदला गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आधार वर्ष क्या किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट भी नोट कर लीजिए। आधार वर्ष 12-13 से बदलकर 23-24 कर दिया गया है। नई सीपीआई वस्तुओं में, जो नई सीपीआई सीरीज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर का भार है इसमें वृद्धि की गई है। और इस जो नई सीरीज है सीपीआई की, इसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के पैटर्न को शामिल किया गया है। ये याद रखना। और इसके साथ साथ सीपीआई बास्केट होती है, उसमें जो वस्तुओं की संख्या है पहले 299 थी, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया है? 350 358 कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है। अगर डीप घुसेगा तो ये जरूर पूछेगा कि सीपीआई वस्तुओं की संख्या जो 299 थी वो बढ़कर 358 हो चुकी है। और इसमें कीमतों जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका भारांक से पहले 1465 था,
और शहरी का जो भारण था 1395 था, और 12 ऑनलाइन बाजारों को कवर किया गया। ये बात रखना। अगला टॉपिक क्या है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। इसे किसने शुरू किया है, इसे प्रिफ्रेडा ने शुरू किया। और मैंने अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था एम एस साहू समिति, वो भी किसने शुरू की थी, वो भी इसने गठन की थी प्रिफ्रेडा ने, वो भी पेंशन संबंधित थी। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रिफ्रेडा ने, प्रिफ्रेडा फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो प्रिफ्रेडा ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को शुरू किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के रूप में। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब समझे, एक पहले किसी एक क्षेत्र में लागू करके जब उसका परिणाम अच्छा आएगा तो पूरे भारत में लागू किया जाएगा, जिसे बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सैंडबॉक्स, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, बचत से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीडी आईपीडी खर्चों में सहायता देना, ठीक है। कुल मिला के ये देखिए किसने शुरू किया है, आप स्वास्थ्य मंत्रालय कर देगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम प्रिफ्रेडा ने लॉन्च किया है, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लीजिए, यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए, जितने भी हैं इसमें, क्या सभी भारतीय हैं, कोई एक कैटेगरी शामिल नहीं है, याद रखना, जितने भी ऑल इंडियन है बस भारतीय होना चाहिए, सभी भारतीयों के लिए अस्वैच्छिक और अंशदायी है, यानी अपने मन का आपकी इच्छा हो तो आप इसमें शामिल लीजिए, नहीं तो नहीं शामिल लीजिए। और इसमें अंशदायी मतलब समझे, इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। तो आपको मालूम होगा मिनी रत्न की शुरुआत 1997 से हुई थी, इसमें हाँ उसमें लिखा भी है, मिनी रत्न की शुरुआत 1997 से हुई थी, और मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा किसे मिला है, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। ये बात देखना है, यंत्र इंडिया लिमिटेड मिनी रत्न, यंत्र यानी मशीन वाला, तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा मिला है। अब आइए कुछ याद देख लेते हैं, मिनी रत्न का क्या होता है, एक कैटेगरी। मिनी रत्न की दो कैटेगरी होती हैं, एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट जिसमें अधिक स्वायत्ता दी जाती है, एक होता है मिनी रत्न श्रेणी सेकंड जिसमें कम स्वायत्ता दी जाती है, मध्यम स्वायत्ता दी जाती है। और यह कैसे निर्धारित किया जाता है, किसी को मिनी रत्न का दर्जा मिलेगा, नवरत्न का दर्जा मिलेगा, महान रत्न का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करता है उसके क्राइटेरिया पर। जैसे मिनी रत्न का क्राइटेरिया क्या है, श्रेणी फर्स्ट में शामिल होने के लिए आपको पिछले 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक का आपके पास लाभ होना चाहिए, नहीं, पिछले 3 सालों में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक का लाभ होना चाहिए, पिछले 3 सालों में एक बार, समझे। इसलिए अगर आपने इतना कर लिया तो आपको श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिलेगा। अगला क्या है, भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा भारत टैक्सी। आपको मालूम होगा भारत टैक्सी क्या है, सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। तो आपको मालूम होगा केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं वो सहकारिता मंत्री भी हैं, कौन है, अमित शाह हैं। इन्होंने सहकारी टैक्सी यानी भारत टैक्सी नाम से शुरू की है, भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है। इसे कहाँ से लॉन्च किया है, मुंबई से लॉन्च किया है, आपको मालूम होगा। इसका संचालन कौन कर रहा है, तो सहकारी टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका संचालन कर रहा है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट भी कर लीजिए पॉइंट, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत इसे पंजीकृत किया गया है, ठीक है। और इसका संचालन करने में जो ड्राइवर होते हैं उन्हें सारथी का दर्जा दिया गया है, सारथी कहा गया है, ठीक है। भारत टैक्सी की स्थापना कब हुई थी, 2025 में, जून 2025 को हुई थी, ठीक है। ये कहाँ से हुई थी, मुंबई से हुई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक है जीडीपी की नई सीरीज मॉस्पी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मॉस्पी बताया था मैंने आपको, जब बताया था सीपीआई के बताया था मैंने आपको, सीपीआई का आधार वर्ष जब बदला था, दो आधार वर्ष 2011-12 से 23 से हो गया था, 23-24, ठीक है। चलिए वो अलग की बात है। मॉस्पी, मॉस्पी ने जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से, मैंने आपको वाले क्वेश्चन पूछा था, आ गया देखो, जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से इसे बढ़ाकर 22-23 कर दिया गया, जबकि सीपीआई का 23-24 था, आपको याद होगा 23-24 था, यह डिफरेंस नहीं भूलना, ठीक है। सीपीआई का 23-24 था और एक जीडीपी का हो गया 22-23, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लीजिए आप, जीडीपी की जो नई सीरीज चली है, इस नई सीरीज में प्राइस डिफ्लेक्टर्स की संख्या जो पहले 180 थी उसे बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। और सीपीआई में मैंने आपको क्या बताया था, कितने बढ़ाकर कितने कर दिया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद होगा, तो मैंने बताया 299 से बढ़ाकर 358 कर दिया गया सीपीआई में, वस्तुओं की संख्या जो वेटेज है। और इसमें क्या किया, इसमें जो नई सीरीज डिफ्लेक्टर की संख्या है, जो प्राइस डिफ्लेक्टर है उनकी संख्या 180 थी, उसे बढ़ाकर 600 कर दिया गया, ठीक है। जीडीपी गणना में जीएसटी, ई वाहन और पीएफएमएस जैसे डिजिटल और प्रशासनिक डेटा का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट आधार वर्ष है और प्राइस डिफ्लेक्टर बस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारत का पहला एएसआई
ASSE सर्वेक्षण ये किसने शुरू किया है? NSO ने शुरू किया है। बस इतना नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। ASSE सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? NSO ने शुरू किया है। और कुछ पॉइंट है नोट कर लीजिए आप। ASSE के तहत जो कंपनीज है, कंपनीज एक्ट 1956 और इसको संशोधित किया था 2013 में। तो कंपनी एक्ट 1956 संशोधित 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों और LLP को शामिल किया गया है। आपको मालूम होगा कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही तो CSR की अवधारणा शुरू की गई थी। इसमें से 2% हर कंपनी को अपना इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ता है समाज में, पर्यावरण में। चलिए वो अलग की बात है। हाँ, ये और नोट कर लीजिए, भारत का पहला ASI सर्वेक्षण, इसमें क्या है? इसमें परिवहन को, व्यापार को, हॉस्पिटैलिटी को, IT सर्विस को, एजुकेशन को, हेल्थ समेत कई सेवाओं को कवर किया गया। ये बात आप नोट करना। ठीक, सर्वेक्षण के लिए GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क डेटाबेस को इस्तेमाल किया गया है। अगला क्या था? अगला टॉपिक है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसमें कितना जो BMI यानी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी है। इसमें कितना फंड रखा गया है? इसमें फंड रखेंगे 12,980 करोड़, लगभग में आप ये देखिए अप्रॉक्सीमेट 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है, याद रखना, ठीक है आप। 12,980, ये सॉवरेन गारंटी, सॉवरेन में सरकार की गारंटी है, तो सॉवरेन गारंटी जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ठीक है। कितना फंड, याद रखना। BMI पूल एक घरेलू और सरकारी समर्थित व्यवस्था है। इसमें क्या? इसमें घरेलू और सरकार द्वारा इसमें सपोर्ट प्रदान किया गया है। जो भारतीय जहाज होंगे, इसके साथ साथ भारत आने जाने वाले घरेलू जहाजों पर बीमा कवर प्रदान करेगा। ये आपको मालूम होगा, अभी हाल फिलहाल में पिछले कई महीनों से ईरान संकट चल रहा है, जिस कारण से जहाज की आवाजाही, जहाज आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, क्योंकि जो जहाज में इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां होती है, उन्होंने हाथ खींच ली है। जब जहाज में करोड़ों का माल होता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खींच लेंगे तो जहाज चलेंगे नहीं। तो इस कारण से भारत ने इस व्यवस्था को, और इंश्योरेंस कंपनियां अधिकतर पश्चिमी प्रभुत्व वाली हैं, तो इस कारण से भारत ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए भारत ने कहा कि हम इंश्योरेंस करेंगे। इसके लिए भारत ने 12,980 करोड़ रुपए का सॉवरेन यानी सरकार समर्थित गारंटी स्कीम शुरू किया है। ये बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। में इसका उद्देश्य भारतीय शिपिंग क्षेत्र की जो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन है, इन पर निर्भरता यानी अंतर्राष्ट्रीय जो निर्भरता है, उन पर निर्भरता को कम करना और संकट के समय व्यापार जारी रखना। वो हाथ खींच लेते तो हम लोग व्यापार कम पड़ जाएगा, तो हम इसलिए व्यापार को जारी रखना है। इसमें हल एंड मशीनरी, इसका मतलब क्या था? हल एंड मशीनरी मतलब होता है बोल्ट से लेकर कंप्लीट कवर करना है, संपूर्ण कवर करना है, इसे बोलते हैं हल एंड मशीनरी। ये बात इसका फुल फॉर्म है। जैसे आप कहीं बीमा गाड़ी खरीदते हैं या 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो उसमें नहीं आपको जीरो डेप होता है। जीरो डेप मतलब बोल्ट से लेकर सब कुछ कवर होता है, उसे बोलते हैं हल एंड मशीनरी। कार्गो प्रोटेक्शन एंड कार्गो प्रोटेक्शन समझे हो? कार्गो में जो सामान लगा होता है वो उसका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। इसमें वॉर रिस्क जैसे समुद्री जोखिमों को कवर करता है, ये बात रखना है, ठीक है। तो अगला है ISP इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। इसे किसने शुरू किया है? इसे भी मॉस्पी ने शुरू किया है। मॉस्पी कई बार चर्चा में रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मॉस्पी ने ISP यानी समझे हो, ऐसे पूछते हैं कि ISP कौन जारी करता है, तो मॉस्पी जारी करता है। ISP फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, यानी सेवाओं का जो प्रोडक्शन था उसको मापने के लिए। यह सेवा क्षेत्र के मासिक उत्पादन, ये रखना, ये ना 6 महीना का है ना 1 साल का, बल्कि हर महीने आएगा। तो मासिक उत्पादन में बदलाव को नापता है, समझे। ISP जो था इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तर्ज पर सेवा, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री को दिखता था, तो जो ISP होगा वो सर्विस सेक्टर को देखेगा, उसमें क्या उतार चढ़ाव होगा इसको देखेगा, ठीक है। कौन जारी करता है? मॉस्पी, और मासिक जारी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये नोट कर लीजिए, यह जो ISP होगा इसमें GST, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और ISISSE डेटा का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ISP यानी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन की गणना फिक्स्ड वेटेज जो होगा, जो फिक्स वेटेज इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें बेस ईयर देख लीजिए आप, बेस ईयर 2024-25 है, ये बात नोट कीजिए। बेस ईयर क्या है? अक्सर बेस ईयर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस ईयर 3 हो गए, एक CPI का बदला है, GDP का बदला और ISP का नया बेस, ISP जो अभी शुरुआत हुई है, मॉस्पी ने शुरुआत किया है इसको, इसका बेस ईयर है 2024-25। अब ये रहा आपका क्वेश्चन। नई GDP सीरीज में आधार वर्ष 2011-12 से बढ़कर क्या कर दी गई है? आपने अगर सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपके लिए आंसर एकदम हलवा होगा, ठीक है। अब कल फिर नए मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।